हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम एचटेट की तैयारी कर रहे हैं। वही हमारा एचटेट आने वाला है और एचटेट में हमारी जो साइकोलॉजी है वो 30 नंबर की आती है। तो उसी से हमें जो है क्वेश्चंस, उसी के आधार पर हम जो है अपने चैप्टर यहाँ पर लाए हैं और मैं कोशिश करती हूँ जिस चैप्टर वही चैप्टर मैं करवाऊँ जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे कोहलबर्ग का, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत आज हम करेंगे बच्चों। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे वो कहाँ के निवासी थे भाई? अमेरिका के निवासी थे और 1927 और 1987, मतलब 1927 में ये जन्मे थे और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चन बनता है लॉरेंस कोहलबर्ग जो है कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1927 में हुआ था। तो कोहलबर्ग जी ने जो है, लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक, ये कहते हैं नैतिकता होती क्या है? नैतिकता समाज द्वारा निर्धारित रीतियों तथा मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना ही हमारा क्या कहलाता है भाई? नैतिकता कहलाता है। मतलब क्या है? कोहलबर्ग कहते हैं जो ये हमारा समाज है, इसके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो हमारी परंपरागत जो रूढ़ियाँ या जो रीतियाँ चल रही हैं, उन्हीं के अनुसार अगर हम व्यवहार करते हैं तो वो हमारी नैतिकता कहलाती है। इनका कहना था भाई शैशवावस्था में नैतिकता नहीं होती, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा जब जन्म लेता है तो जो नैतिकता वो जन्मजात तो नहीं होती, वो अर्जित की जाती है और वो समाज से ही अर्जित की जाती है। जब बच्चा समाज में आता है तभी वो नैतिकता को ग्रहण करता है और वो नैतिकता के बारे में जानता है। ठीक है, अब जो कोहलबर्ग थे, हमारे कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने क्या क्या अध्ययन किए हैं, उन्होंने मनुष्य जो हैं या जो बच्चे हैं उनके जो है उनको नैतिक दुविधाएं दे देकर उन्होंने अपने आप से कहानियां बनाई और कहानियों में जो नैतिक दुविधाएं रखी और उनके अनुसार बच्चे कैसे आंसर दे रहे हैं उसी पे उन्होंने अपना ये जो है सिद्धांत बनाया है। तो इनकी एक फेमस कहानी वही हेंज की। हेंज थे एक हमारे यूरोप के निवासी थे। हेंज की जो है पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और वो बीमार हो जाती है तो हेंज उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी जो वाइफ है बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, अगर आप ये दवाइयाँ शाम तक नहीं लेके आओगे या फिर कल तक आप ये दवाइयाँ नहीं लेके आई, वो दवाइयाँ लिख देते हैं, तो आपकी पत्नी जो है वो नहीं बचेंगी। तो वो क्या करता है, वो दवाइयाँ लेने के लिए स्टोरों में जाता है, वही दवाई मेडिकल स्टोर जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, मेडिकल स्टोर में वो दवाइयाँ जो है बहुत ही शॉर्टेज थी, तो दवाइयों की जो शॉर्टेज थी इसलिए वो उसे बहुत मुश्किल से किसी एक स्टोर पे ही मिली और जहाँ पर उसे मिली ना, कई स्टोरों पे तो उसे मिली नहीं। तो जहाँ पर मिली तो वहाँ पर उन दवाइयों के जो रेट थे ना वो उनके वास्तविक रेट से भाई कई गुना ज़्यादा थे। क्यों थे? क्योंकि दुकानदार ने ना उनको शॉर्टेज के कारण उनके रेट बढ़ा दिए थे। तो अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दवाइयाँ खरीद सके। अब उसने दुकानदार को बोला भी कि भाई मेरे को ये दवाइयाँ दे दो, मेरी जो पत्नी है ऐसे ऐसे सीरियस है। तो दुकानदार ने दवाइयाँ नहीं दी, बोला कि जब तक आप पूरे पैसे नहीं लाओगे आपको दवाइयाँ नहीं मिलेगी। तो अब वो बहुत परेशान हो जाता है, वो सोचता है मैं क्या करूँ। तो उसके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं कि मैं इन दवाइयों को चुरा लूँ ताकि उसकी पत्नी बच जाए, नहीं तो उसकी पत्नी मर जाएगी अगर नहीं चोरी की। तो जब रात होती है तो वो दवाइयाँ, जब दुकानदार चला जाता है तो वो क्या करता है, लॉक को, ताले को तोड़कर दवाइयाँ चुरा लेता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। तो फिर अब उसके पास क्या दुविधा आ गई कि मैं चोरी करूं या ना करूं, करूं तो एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। एक्सेप्ट भाई क्यों करूं, क्योंकि दुकानदार ने भी मेरे साथ गलत किया है। तो इस तरह की नैतिक दुविधाएं देते हैं वो। देखो कैसे देते हो नैतिक दुविधाएं। तो कोहलबर्ग कहते हैं अगर वो जो शुड नॉट, मतलब उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, भाई चोरी नहीं करता तो क्या वो उसकी वाइफ को बचा लेता? तो चोरी तो उसको करनी पड़ती है ना। तो सबकी जो है सोच अलग अलग है और उन सभी
जो स्टूडेंट थे उनकी सोच के अनुसार अलग अलग उत्तर आए। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ये रखा, पहली नैतिक दुविधा यही रखी, क्या चोरी करना ठीक है? क्योंकि चोरी करना तो नैतिकता नहीं है ना भाई, पर यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या यहाँ पर चोरी करना ठीक है? तो एक तरह से ठीक है, क्योंकि अगर उसकी वाइफ नहीं बचेगी तो फिर फ़ायदा क्या है? चोरी करने से अगर उसको जेल हो जाती है तो कम से कम उसकी वाइफ तो बच जाती है। नेक्स्ट कहता है कि चोरी करे फिर जाके पुलिस को शुड बट एक्सेप्ट, मतलब वो एक्सेप्ट कर ले जाके पुलिस के सामने कि मैंने ही चोरी की थी और मैंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए ये चोरी की है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो नहीं बचती। फिर कहता है कि शुड नॉट एक्सेप्ट, कि वो एक्सेप्ट ही ना करे, क्यों भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये दवाइयों के ज़्यादा जो है रेट नहीं बताता तो मेरे को चोरी नहीं करनी पड़ती, है ना। टिट फॉर टैट वाला आ गया यहाँ पे, ठीक। तो इसी तरह की वो दुविधाएं रखते थे और उन दुविधाओं को रख के जो स्टूडेंट के सामने उन्होंने रखा या फिर जो भी इंसान थे उनके सामने रखा और वो कैसे कैसे आंसर दे रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने जो सिद्धांत का, नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सतर, अच्छा इन्होंने 3 सतर दिए और 6 अवस्थाएं दी भाई। इसमें से क्वेश्चन आ जाता, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कितने सतर हैं? तो 3 सतर हैं। अवस्थाएं कितनी है? तो भाई 6 अवस्थाएं हैं, ये याद कर लेना, ये आता है पेपर में। तो इनका पहला सतर मैंने बताया था बाल्यावस्था से स्टार्ट होएगा, पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत सतर। तो पहला स्तर का नाम क्या है इनके का? पूर्व परंपरागत। और इसकी आयु कितनी बताई इन्होंने? बच्चों को 4 से 10 वर्ष तक इसकी आयु बताई इन्होंने। तो ये हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था है भाई। इसमें नैतिकता की वास्तविक समझ बच्चे को नहीं होती है। वो क्या करता है, या तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है। इसमें क्या करता है बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में? बच्चे को हम बोलते हैं बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करेगा तो तेरे को मार पड़ेगी, तो ये तो दंड हो गया, है ना। और फिर उसको ये बोलते हैं, बच्चा कहता है ना कि मम्मी ने कहा है मैं तो ऐसे ही करूँगा, ये उसकी आज्ञा हो गई, पापा ने कहा ऐसे करूँगा या मेरे टीचर ने कहा था मैं ऐसे ही करूँगा। एक तो बच्चा आज्ञा मानने के उसमें हो जाता कि भाई मुझे अपनी जो है मम्मी की बात माननी है, या फिर उसको ये डर लगता कि ऐसा नहीं करूँगा तो मैं पिटूँगा। इसलिए भाई ये इसकी पूर्व परंपरागत जो सतर है, इसमें पहली अवस्था, इसकी ये 2 अवस्थाएं साथ के साथ बताती चलूंगी मैं। पहली अवस्था है आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था, मतलब टिट फॉर टैट। जैसे बच्चा क्या करता है भाई, 5, 6 या 7 साल का बच्चा, आप देखना क्लास में हम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा आके कहता है मैम इसने मेरी क्लास जो है वो मेरा जो है पेंसिल तोड़ दी। तो मैं कहती हूँ दूसरे बच्चे को बुलाऊंगी कि बच्चा इधर आओ, आपने इसकी पेंसिल क्यों तोड़ी? तो बोलेगा मैम पहले इसने मेरी पेंसिल तोड़ी, मतलब पहले इसने तोड़ी है तो अब मैं इसकी तोड़ूंगा, है ना। बच्चे कहते हैं इसने मुझे मारा मैम, तो हम कहेंगे बच्चे क्यों मारा? तो कहता पहले इसने मारा इसलिए मैंने इसको मारा। मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब जैसा उसने व्यवहार किया उसके साथ वैसा ही कर देना। ये हमारा टिट फॉर टैट जो है अहंकार की अवस्था जो है हमारी आती है पहले सत्र में, जो है दूसरी अवस्था है ये। इसमें क्या होता है, इसको नैतिकता की समझ नहीं होती है, वास्तविक नैतिकता की व्यवहार और पुरस्कार व दंड पर आधारित होता है। मतलब हम बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे का व्यवहार कैसा होता है, हम उसको ये बोलेंगे बेटा ये तेरे को पोएम आती है ना, सुनाओ मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, है ना। वो फट सुना देगा, तो मतलब उसको क्या है, पुरस्कार मिल रहा है, उसको चॉकलेट क्या मिल रही है, पुरस्कार के रूप में मिल रही है ना। तो अब दूसरी हमारी जो अवस्था है भाई परंपरागत सतर, मतलब रूढ़िगत सतर। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है जो है पूर्व परंपरागत सतर या उत्तर परंपरागत सतर, ये किसके देन है भाई? तो ये तीनों ही सतर हमारे कोहलबर्ग के हैं और इनकी अलग अलग 2 अवस्थाएं वो भी पूछ लेगा। जैसे आपको अवस्था पूछ ले आज्ञा एवं दंड की अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था कौन से सतर की है? तो आप क्या बताओगे? पूर्व परंपरागत सतर की। अब हमारी परंपरागत सतर की 2 अवस्थाएं जान लीजिए। प्रशंसा की अवस्था, मतलब गुड बॉय और गुड गर्ल। हम बोलते हैं ना बच्चे को ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो ऐसे करेगा, बहुत ही अच्छा है ना, उसको प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रशंसा कर से वो खुश हो जाता है प्रशंसा सुनने के बाद, फिर वो हम जैसा कहता है वैसा कर देता है। फिर सामाजिक सम्मान की अवस्था, इसकी सेकंड स्टेज है भाई, परंपरागत सत्र की सेकंड स्टेज जो है, सेकंड अवस्था जो है सामाजिक सम्मान की अवस्था है, ठीक है। ये वैसे अवस्था आएगी तो तीसरी अवस्था
पर ये कौन सी सतर की है? परंपरागत सतर की। ठीक है, पहली दूसरी अवस्था ये हो गई। या अवस्थाओं से भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से डिटेल से पूछता है, इनको याद करना अच्छे से। प्रशंसा की अवस्था कौन सी है? तो तीसरी अवस्था है। या क्वेश्चन आ जाएगा गुड बॉय और गुड गर्ल वाला कॉन्सेप्ट किस अवस्था में आता है? तो हमारा ये आता है परंपरागत सतर है, और इसकी तीसरी अवस्था है प्रशंसा की अवस्था। याद कर लेना, गुड बॉय गुड गर्ल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन में एक बार जो है सीटेट में आया हुआ था, ये जो क्वेश्चन कि जो हमारा पूर्व परंपरागत सतर है इसकी कौन सी विशेषता है या इसकी थर्ड स्टेज कौन सी है? तो ये गुड बॉय और गुड गर्ल, मतलब ऐसे ही कोई कुछ भी पूछ लेगा और क्वेश्चन से बना देगा। दूसरी चौथी अवस्था जो है हमारी सामाजिक सम्मान की अवस्था है। अब देखो, इसमें मैंने बताया था ना आपको, परंपरागत जो सतर है ये 10 से 13 वर्ष का बच्चा होता है, मतलब बाल्यावस्था एकदम उसकी खत्म होने वाली होती है इस टाइम पर। तो उसको समाज में अपना सम्मान चाहिए, समाज में सम्मान के लिए भी वो अपने जो है व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसको उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं हम। परंपरागत सतर जो है इसमें बच्चे की जो उत्तर बाल्यावस्था है 10 से 13 वर्ष का। अब देख लो आप, 10 से 13 साल का बच्चा कैसे व्यवहार करता है, वो अपनी फील करता है। अगर वो बच्चों में खेल रहा, हम उसको डांट देते हैं ना, तो वो एकदम से फील करेगा कि मम्मी आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी है ना, दोस्तों के साथ है, आप ऐसा क्यों किया? तो वो फील करता है ये चीज़ें, तो उसको समाज में जो है सम्मान चाहिए होता है। नेक्स्ट देखो, तीसरी जो हमारा सतर है, कोहल वर्ग का तीसरा सतर है हमारा उत्तर परंपरागत सतर या उत्तर रूढ़िगत सतर। अब इसकी जो पांचवी अवस्था वो क्या है भाई? समाज एवं व्यक्तिगत अधिकारों के स्वीकृत नियमों की अवस्था। तो ये तो इसकी पांचवी स्टेज है। और छठी है इसकी विवेक की अवस्था, मतलब उसका पूरा दिमाग जो है विवेक जो वो अपने आप सोचने लग जाता है। क्योंकि इसमें देखो मैंने बताया था आपको, इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आप लगा सकते हो। बच्चा अपने आप से जो विचारों का है वो पूरा जो है उसके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि उसके खुद के विचार होने लगते हैं। तो इसमें क्या क्या है देखो भाई, ये किशोर अवस्था का बच्चा यहाँ पर आ जाता है उत्तर परंपरागत सत्र में। इसकी 2 स्टेज हैं। पहली है समाज एवं व्यक्तिगत अधिकारों के स्वीकृत नियमों की अवस्था, मतलब इसमें है ना बच्चे को ना तो दंड की चिंता रहती ना पुरस्कार की चिंता रहती। इसमें वो समाज के जो नियम है ना, एक व्यक्ति के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं कौन सी चीज़ें बुरी हैं, ये सब उसके अंदर इतनी समझ आ जाती है इस अवस्था में। तो अपने आप से जो है इन चीज़ों का पालन करने लग जाता है। नैतिकता का सर्वोच्च स्तर कहते हैं भाई इसको। नैतिकता का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? उत्तर परंपरागत। ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। समाज के नियमों का पालन करने लग जाता बच्चे अपने आप, उसको ना तो दंड की जरूरत है ना प्रशंसा की जरूरत है ना समाज में सम्मान की जरूरत है, वो अपने आप ही जो है समाज के नियमों का पालन करने लग जाता है। तो स्वनिर्धारित नियमों का अनुसरण। अब इस अवस्था में बच्चा अपने आप ही अपने नियम बनाने लग जाता है कि ये नियम सही है, या समाज में कुछ बुराई है तो उसका वो विरोध भी करता है कि ये नैतिकता नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, इस अवस्था में उत्तर परंपरागत अवस्था में। तो इसकी जो मैंने आपको बताई समाज एवं व्यक्तिगत अधिकारों के स्वीकृत नियमों की अवस्था 5वीं अवस्था है। और छठी हमारी विवेक की अवस्था। विवेक मतलब होता है भाई बुद्धि, मतलब उसकी बुद्धि का पूरा विकास जो हो जाता है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार अपने नए नियम, अपना जो उसे सही लगता है या गलत लगता है वो ये बोलने लग जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे भाई हमारे कोहल वर्ग की नैतिकता क्या है, उन्होंने कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हैं, कैसे हेंज की जो एक दुविधा उन्होंने बताई है, और उन्होंने नैतिकता के 3 स्तर दिए हैं और 6 स्टेजें दी हैं। तो इन्हीं स्टेजों से जो है क्वेश्चन बनते हैं भाई। ये इस तरह के क्वेश्चन आ गए। दंड की अवस्था कौन से स्तर में आती है, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा विवेक की अवस्था कौन से स्तर में आती है, तो आप क्या बताओगे? उत्तर परंपरागत सत्र में। या आपसे पूछ लेगा गुड बॉय या गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट बच्चे में कब हो जाता है, तो हमारी थर्ड जो प्रशंसा की जो अवस्था होती है, थर्ड अवस्था दूसरा सत्र, और टिट फॉर टैट हमारा फर्स्ट अवस्था यानी पहला सत्र और दूसरी अवस्था। ठीक है, अहंकार की अवस्था टिट फॉर टैट। तो मैं आशा करती हूँ आप सब लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को भाई कुछ भी कन्फ्यूजन रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि मैं आपको आगे से और अच्छे से करवा पाऊँ। और भाई मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। सभी एचटेट वाले
3-4 लाख बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, आप उन तक मेरी वीडियो पहुंचाएं और मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।